सुरक्षित नहीं गवाहों की जान, आसाराम केस में व्यापम जैसे निशान। बढ़ता ही जा रहा है आंकड़ा लगातार, मारे जा रहे गवाह और राजदार। दोगे गवाही तो जाएगी जान। व्यापम और आसाराम केस मामले भले ही अलग हो, लेकिन दोनों केस में जो हो रहा है वो बिल्कुल समान है। व्यापम में जहां 47 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं आसाराम दुष्कर्म केस में भी गवाहों पर आई है आफत। यानी व्यापम की तरह जानलेवा साबित होता जा रहा है आसाराम केस। सुरक्षित नहीं गवाहों की जान, आसाराम केस में व्यापम जैसे निशान। बढ़ता ही जा रहा है आंकड़ा लगातार, मारे जा रहे गवाह और राजदार। दोगे गवाही तो जाएगी जान। दरअसल आसाराम दुष्कर्म मामले में अहम गवाह कृपाल सिंह को शाहजहांपुर में गोली मारी गई और बरेली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या गवाही देने पर देनी पड़ेगी जान। कहानी व्यापम घोटाले की हो या आसाराम कांड की, दोनों के किरदारों पर कहर एक जैसा है। इन दोनों घटनाओं का घटनाक्रम भले ही अलग हो, लेकिन गुनहगारों का एक ही मकसद है, दोगे गवाही तो जाएगी जान। दोनों में ही एक एक करके गवाह और राजदार काल के गाल में समा रहे हैं या हमले के शिकार हो रहे हैं। अगस्त 2013 की बात है। शाहजहांपुर में रहने वाली एक किशोरी ने आसाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आसाराम जेल गए और उसके बाद से अब तक पीड़ित परिवार और गवाह सब खौफ के साए में हैं, क्योंकि एक के बाद एक 9 लोगों पर हमला हो चुका है, जिसमें 3 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। वैद्य अमृत प्रजापति की अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या, अखिल गुप्ता की मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या, कृपाल सिंह की शाहजहांपुर में गोली मारकर हत्या। इन तीनों के अलावा 6 लोग वो हैं जो हमला होने के बाद भी जिंदगी की जंग जीत गए। हालांकि जिंदगी के हर मोड़ पर सताता रहता है मौत का डर। फरवरी 2015 में राहुल सचान को जोधपुर में चाकू से गोदा। मई 2015 महेंद्र चावला को पानीपत में गोली मारकर घायल किया। सूरत में पीड़िता के पति विमलेश ठक्कर पर हमला। सूरत में महिला गवाह के पति राकेश पटेल पर हमला। गवाह दिनेश भागचंदानी और दूसरे गवाह राजू चांडक पर हमला। इनकी मौत से आपको लगता है कि केस को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? केस को क्या कोई नुकसान है, उसका परिवार बर्बाद हो गया और 2 गवाह हैं उनके हौसले पास और मुजरिमों से हौसले बढ़ क्या चाहते हैं, इसमें क्या जांच होनी चाहिए? हम चाहते हैं इसमें CBI से जांच हो। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है? जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है उसी का हाथ हो सकता है। आसाराम मामले में अहम गवाह था कृपाल सिंह। 9 जुलाई को मारी गई थी कृपाल को गोली। 11 जुलाई को जिंदगी की डोर टूट गई। गर्भवती पत्नी की पीड़ा ये है कि क्या करेगी अब जीकर। इधर पुलिस भी हवा में हाथ पैर मार रही है। गवाहों पे हमले हो रहे हैं बापू, क्या कहना है? कौन से गवाह पे? कृपाल सिंह पे हमला हुआ है। वो तो 11 महीने पहले देखा गया था, बेचारा सीधा आदमी था, उस पे हमले करने वाले तो नहीं, जैसे कि गवाहों पे जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर CBI जांच की मांग की जाए और उसके परिवार वालों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप चलो आप जो भी बोलते रहो सब बोलते रहो। जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बाबू? CBI से जांच होनी चाहिए ना इसकी तो। अरे सबसे करा लो, राष्ट्रपति से भी करा लो। राष्ट्रपति तो बता नहीं, CBI करती है। CBI करे, राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व हो। बहरहाल ऐसा लगता है जैसे आसाराम का प्रकरण भी व्यापम के पद चिन्हों पर चल रहा है। व्यापम में जहां 47 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं आसाराम केस भी जानलेवा बनता जा रहा है। सवाल ये है, क्यों आ रही है आसाराम के गवाहों पर आफत और कौन ले रहा है गवाहों की जान? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में अब तक 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं, जानलेवा हमले हो चुके हैं, जिनमें से 3 की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या गवाही देने पर देनी पड़ेगी जान, और सवाल ये भी कि क्या आसाराम केस व्यापम जैसा होता जा रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ
राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप दुबे जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता पंकज तिवारी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आसाराम के समर्थक शेष मिश्रा भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर एसपी यादव भी हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी यादव जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ये तमाम जितने भी गवाह हैं जिन पर जानलेवा हमले हुए, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है, ये सभी एक ही व्यक्ति के केस से जुड़े हुए लोग हैं। आपको नहीं लगता कि ये आसाराम केस अब व्यापम जैसा होता जा रहा है? हालांकि लोगों के मरने की तादाद उतनी नहीं है। बिल्कुल गायत्री जी, बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। समाज में जो बाबा के वेश में आकर राक्षसी रूप धारण कर लिए हैं जी, उनके समर्थकों से मैं कहूँगा कि कानून अपने हाथ में न लें। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस केस की जो है जल्दी से सुनवाई करके और सजा दिया जाए, जिससे जो बाकी गवाह हैं या जो पीड़ित हैं उनके परिवार के लोगों को फिर आगे कोई कठिनाई ना हो। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। इससे जो है जो इस तरीके से जो एक तो कानून व्यवस्था को भी खतरा है, दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को समाज में एक मान्यता मिलेगी जो इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं। यादव जी, तो इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है यादव जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सजा मिलनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल अलग है। ये जो पीड़िता है वो उत्तर प्रदेश में रह रही, ये कृपाल सिंह जो है ये शाहजहांपुर में रह रहा था, पीड़िता भी शाहजहांपुर में रह रही है। इतना हाई प्रोफाइल केस, ये बाबा का इतना भारी नेटवर्क, तमाम गवाह पूर्व में मारे गए या जानलेवा हमले का शिकार हुए, अपनी किस्मत से बचे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया कि इन लोगों की सिक्योरिटी पर्याप्त हो? नहीं, जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा दिया गया है। जहां तक सवाल है गवाह कृपाल सिंह की बात है, इसने जो हमको जानकारी मिली है प्रशासन से कहीं पर भी कोई आशंका नहीं जाहिर की, न बताया। अगर बताया होता तो जरूर प्रशासन जो है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था मुकम्मल करता और कहीं ना कहीं जो है उसको ऐसी आशंका न रही होगी। मंत्री जी, जहां तक आदमी बताए या नहीं बताए, मिश्रा जी अभी नहीं, आपके पास आएंगे, तब तक धैर्य रखिए। मंत्री जी, आदमी बताए नहीं बताए, जो भी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है गवर्नमेंट का शासन करने का कि हाई प्रोफाइल मामलों के जो गवाह होते हैं उनको कड़ी सुरक्षा में रखा जाना चाहिए, ये एक मानक है। इस मानक का उल्लंघन क्यों हुआ कृपाल सिंह के मामले में? आसाराम के केस में गवाही देगा और साइकिल पर चलेगा तो जिंदा कैसे बचेगा? देखिए, वो पीड़ित जो परिवार है उसको सुरक्षा दिया गया है और इसमें जानकारी नहीं दी गई, जानकारी के अभाव यादव जी, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी दिए आपने पीड़ित परिवार को, बताया जाता और अगर जरा सा भी प्रशासन को बताता। पंकज तिवारी, नहीं और बढ़ाया जाएगा, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखेंगे यादव जी, लल्लू को, पल्लू को, चल्लू को, मल्लू को, पूरी फौज, और जो इतने संवेदनशील मामलों में गवाह और पीड़िता है उसको 2 सिपाही दे दिए, वो भी डंडा वाले, और वो भी डंडा चला नहीं सकते हैं। और जाने कैसों को कार्बाइन वाले दे दिए, पूरी प्लाटून दे दिए, नहीं और बढ़ा दिया गया है सुरक्षा, पूरी पीएसी लगा दिए, बोले भैया ले जाओ, आखिर आप ब्लॉक प्रमुख हो, प्रधान हो, सुरक्षा क्या है? मौज नहीं लोगे क्या? ये नहीं चल। तिवारी जी, आसाराम बापू जो कर रहे हैं या उनके चाहने वाले जो काम कर रहे हैं, वो काम दीवार पर लिखी इबारत है, उसमें किसी गवाही सबूती की जरूरत नहीं। एक सेकंड बात सुन लीजिए पंकज तिवारी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप तो शो में आते हैं ना, तो मेरे शो का फॉर्मेट समझिए। मेरा सवाल, हर राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर उसके स्टेट में कोई इतने हाई प्रोफाइल मामले का गवाह रह रहा है तो उसकी अटमोस्ट सुरक्षा, अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित की जाए?
तिवारी जी। जी, निश्चित रूप से जहां जहां पर आसाराम जी का हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, वहां की सरकारों को चाहिए था कि जो भी उसके मुद्दई हैं और जो उसके गवाह हैं उनको समुचित सुरक्षा दी जाए। उत्तर प्रदेश में तो शैलेंद्र अग्रवाल जैसे लोगों को 10-10, 12-12 गार्ड दिए जाते हैं, लेकिन 18 तक पहुंच गए। लेकिन इस सरकार को वाजिब लोगों को जो न्यायालय की मदद कर रहे हैं, जो समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राम कृपाल जैसे लोग, उनको सुरक्षा देने की इस सरकार को चिंता नहीं है। अमिताभ जी, ये बहुत निंदनीय है। आसाराम बापू जी ने तो संत के नाम पर जो अपने कलंकित किया है संत समाज को, अरे कैसे करोगे? पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, ऐसे नहीं चलेगी बहस। अभी आपको शांत रहना होगा, अभी शांत रहना होगा, आपके पास आएंगे। ऐसे नहीं, आप कहिए पंकज। अमिताभ जी, मेरे अनुसार, मेरी सोच से आसाराम बापू को इसमें पढ़ा है, आज जो उनके क्रियाकलाप रहे हो वो समाज में बहुत निंदनीय रहे हैं। और मेरा तो मानना है श्री जी, आसाराम के लिए भजन करने के लिए शो नहीं रखा है। आपके पास जब आए तब आप अपनी बात कहिएगा। शिरीष मिश्रा, एक मिनट, पंकज तिवारी एक मिनट। शिरीष मिश्रा, मेरे शो का फॉर्मेट समझिए, आप पहली बार आए हैं, जब आपके पास आएंगे तभी बोलना होगा। बापू के प्रति अपनी तमाम श्रद्धा तब तक सहेज कर रखिए। ना अभी ऐसे नहीं बोलेंगे, हर आदमी के लिए ऐसे नहीं बोलेंगे ना, मगर जब अवसर आएगा तब बोलेंगे। तब तक तर्क जुटाकर रखिए, तमाम श्रद्धा को सहेज कर रखिए, छलक नहीं जाए। आप पंकज तिवारी अपनी बात कंप्लीट करिए। आसाराम जी के जो कृत्य हैं वो पूरे देश को पता चल चुके हैं। ठीक है, जिस स्टेट में सरकार के अंदर इनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ है, वहां की सरकारों को चाहिए कि उससे संबंधित जो भी गवाह और जो भी मुद्दई, जो भी शिकायतकर्ता लोग हैं, उनकी पूरी सुरक्षा की जाए। न्यायालय को भी चाहिए कि इस मामले की फास्ट ट्रैक के हिसाब से रोज की रोज सुनवाई कर आसाराम पे जितने भी गवाह हैं सबकी गवाही तय हो जाए, जिससे कि वो सुरक्षित हो सके। व्यापम और आसाराम, थोड़ा लीक सेट के आसाराम और व्यापम, हमको तो लगता है कि दोनों का मास्टरमाइंड एक ही है। क्या कि सेम जैसे उसमें सारे गवाह वैसे व्यापम में। और शिवराज जी का आसाराम बापू जी से बड़ा आत्मीय रिश्ता भी रहा है। नहीं, आसाराम, पंकज तिवारी आपकी बात है, आसाराम से किसका नहीं रहा रिश्ता, ये मुझे बताओ ना। उस इलाके में कौन रात के अंधेरे में नहीं गया? मैं बताऊं नाम, आप लोग भूल जाओगे, मैं बता दूंगा सबके नाम। रात के अंधेरे में कौन नहीं गया मिलने? नाम लूंगा पंकज तिवारी तो चेहरे खराब हो जाएंगे। इन बातों को छोड़िए। इस देश में पंकज तिवारी, इस देश में चंद्रा स्वामी और आसाराम, इनके दरबार में बड़ों बड़ों को मत्था टेकते देखा है। इन बातों को छोड़ अच्छे संत को बतासा खाने को नहीं मिल रहा, और चंद्र स्वामी और आसाराम इस देश में मलाई खाते रहे। रुद्र प्रताप, आसाराम बापू आपकी बात आगे बात आपने अपनी बात रखी। रुद्र प्रताप, मुझे ये समझाइए, इस देश ने बड़े बड़े घोटाले देखे, नागरवाला कांड देखा, मुदड़ा कांड देखा, जीप घोटाला देखा, जवाहरलाल जी के समय में तमाम तरह के कांड देखे, बोफोर्स देखा। ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि एक श्रृंखला हो जाए गवाहों के मारे जाने की। नहीं, चाहे मध्य प्रदेश में व्यापम हो, चाहे ये आसाराम का कलेश हो। ये क्या परिस्थितियां बन रही हैं? ये 100% सहमत हूं अमिताभ जी। एक्चुअली क्या है ना, 90 के दशक में जैसे हिंदी फिल्में बनती थी एक्शन की, उसमें जो खलनायक होता था अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, अपना दौर स्थापित करने के लिए अपने खिलाफ जाने वाले लोगों को चौराहे पे मार देता था, सब्जी मंडी में मार देता था। तो वो अभी आप देखें तो बड़ा मजाकिया सा लगता है। लेकिन 2010 में जब उत्तर प्रदेश में NHRM के तहत 4 संदिग्ध मौतें हुई, तब वो मजाकिया नहीं, वो क्रूर मजाक सा बन गया। फिर उसके बाद चारा घोटाले में श्याम बिहारी मिश्र की मौत हुई, जो मुख्य गवाह थे। भविष्य निधि घोटाले में आशीष अस्थाना की मौत हुई। फिर 2G स्पेक्ट्रम में साबिक बात्रा की मौत हुई, और जिसमें भविष्य निधि और 2G स्पेक्ट्रम तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा था। और आसाराम के केस में ये भी एक बात गौरतलब है, 9 हमले हुए हैं, 3 मौतें हुई। ये इतना तो मतलब कश्मीर पार से उग्रवादी इतनी हरकतें नहीं करते मुठभेड़ की या अंदर आने की, जितनी आसाराम केस में हो रही है। ये एक गौरतलब तथ्य है कि कहां पे हम लोगों से गलती हो रही है, कहां से सुप्रीम कोर्ट से या सर्वोच्च न्यायालय से गलती हो रही है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2003 में इसी तरह के एक बेस्ट बेकरी कांड में गुजरात सरकार से पूछ चुका है कि क्या उसने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई, और अगर नहीं कराई तो क्यों नहीं करवाई,
और आने वाले समय में क्या अगर गवाहों को कोई भी धमकी मिलती है तो वो उस पर कोई विधिक कार्यवाही करेंगे। तो मेरा एक इस मामले में भी एक ये मेरा पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट को भी, माननीय उच्च न्यायालय को भी और कोर्ट को भी इस मामले में दखल देनी चाहिए और आगे बढ़ के इस मामले में खुद अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए कि गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई एक ठोस कदम उठाया जाए। मिश्रा जी, श्रीज मिश्रा जी, दुनिया भर में एक स्थापित मानदंड है, दुनिया भर में जब भी मुकदमे में गवाहों की मौत होती है तो भारत में नहीं, यूपी में नहीं, राजस्थान में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड जो आरोपी है उसी का चूंकि सबसे ज्यादा हित इन्वॉल्व होता है, उसी का जीवन स्टेक पर होता है अपने कर्मों के कारण, इसलिए माना जाता है कि इसके पीछे इसी की भूमिका है। इन तमाम मौतों के पीछे, तमाम जानलेवा हमलों के पीछे इसी सिद्धांत के तहत आसाराम की भूमिका क्यों नहीं मानी जाए? जय हो आसाराम बापू की। आपको एक चीज बता दूं कि हमें जब भी आसाराम बाबू का केस अभी भी चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, सभी देखते हैं, आप तो ज्यादा आपको जानकारी होगी, मुझको कम जानकारी होगी। जब भी उनका कोई रिहाई का ये होता है कि जमानत हो सकती है, तब ये कांड हो जाता है 2 दिन बाद। आखिर क्यों होता है? जब कोई आस बनती है कि आसाराम बापू को कल जमानत मिल जाएगी या परसों मिल जाएगी, तो ये कांड क्यों हो जाते हैं आखिर? ये आप सोचिए ना कि 2 दिन बाद ये क्यों हो जाता है? नहीं, आज तो आप अपने मन से लगा ले, तो ऐसा कोर्ट की ओर से इंडिकेशन तो कभी आया नहीं। नहीं, हम कहते हैं कोर्ट को भी देगा, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीधे सीधे सीबीआई जांच हो जाए तो मालूम हो जाए आसाराम बाबू दोषी है कि कौन दोषी है। पहले तो सीधे सीधे ये नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने मर्डर कराया। अरे कैसे कराया? सीरीज बेटा, एक सवाल एक बार हम इस पर पहले भी बहस लाए थे, जब पानीपत में एक गवाह के ऊपर आसाराम जी के चहेतों ने चाकुओं से उसको गोद दिया था, तब भी मैंने एक बहस रखी थी। तब आसाराम बापू की प्रवक्ता थी हमारे साथ नीलम, तब मैंने उनसे एक बात कही थी, उन्होंने आप वाला तर्क दिया, मैंने उनसे एक बात कही, उसका जवाब नहीं दे पाई। वही बात आपसे पूछता हूं, आप कहना चाह रहे हो कि बापू को जमानत नहीं मिले इसलिए बापू के विरोधी उनके गवाह मार दे रहे, ठीक यही कहना चाह रहे हो? अब सवाल उठता है, आपने इतना शायद हियरिंग को फॉलो नहीं किया होगा, मैं जोधपुर की हियरिंग को, सुप्रीम कोर्ट की दोनों हियरिंग को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूं। आसाराम के वकील तो आप ला रहे हो एक से एक ढूंढ के। भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी भी वहां गए थे अपनी कलपदार धोती पहन के, हालांकि वो भी कुछ नहीं पाए, बापू परमानेंट जेल में। लेकिन खैर छोड़ो, राम जेठमलानी गए, वो भी लौट आए खाली हाथ। लेकिन आपके किसी वकील ने जो बात आप कह रहे हो, नीलम दुबे कहती है, ये बात अदालत में क्यों नहीं कही कि मैं हुजूर मेरे गवाहों को निर्णायक स्थिति की सुरक्षा प्रदान करूंगा? ये बात अदालत में क्यों नहीं बोली आपके आसाराम बापू ने? आसाराम बापू जब जेल के अंदर है, मैं आपकी पूरी बात सुन ली है मैंने, मैं वो बता रहा हूँ जी। ऐसा है, जब भी ये कांड होता है उसके बाद इतना हाहुल्ला हो जाता है कि आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। वकील हमारा गया धरने जाता है। मजाक नहीं करो मिश्रा जी, नहीं आसाराम ये लीजिए, मजाक नहीं, मजाक नहीं। पहले जेल के अंदर आपने ठूस सकता है भाई, जेल के अंदर पड़े हुए हैं, वो करेंगे क्या? वो जेल के क्या करेंगे? वो जेल के अंदर ये कह रहे थे आयुर्वेद वाली महिला डॉक्टर लाओ, पुरुष नहीं, वो ये कह रहे हैं। तो जज ने आप लोग ये देखिए, अच्छा नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ जज ने डाल दिया, बहुत अच्छा किया, सब सही है। मैं चुटकुला नहीं सुना रहा। हाँ, रिकॉर्ड नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ। अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है। आसाराम ने कहा मेरी बीमारी महिला चिकित्सक ही ठीक कर सकती है। महिला डॉक्टर से हाँ वैसे कराइए, तो वैद परमानेंट वैद था उनका, जो इनकी बीमारी जानता था। ये देखिए, आप जो आपसे जो कहे आपने पूछा वो उसका जवाब दे रहे हैं। कहती जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ भाई तिवारी जी, ये बताओ, जब उन्होंने वैध मांगा तो वैध दिया। अगर आसाराम बापू को लगता है, उनके चाहने वालों को लगता है कि उनको जेल में रखने के लिए ऐसा बार बार उनके विरोधी कर रहे हैं, तो उनके वकील को, इतने काबिल वकील 20-30 लाख रुपए पेशी पर फीस के साथ जा रहे हैं चार्टर्ड विमान से उड़ के, वो लोग ये क्यों नहीं बोले आज तक अपने मुंह से कि मेरे गवाहों को सुरक्षा दी जाए, मेरे केस के मार को दूसरा रहा है और मेरे सिर आ रहा है, ये क्यों नहीं बोले? नहीं, जब वो खुद करा रहे हैं तो क्यों बोलेंगे कि मेरी ये पूरी सुनियोजित साजिश आसाराम के समर्थकों द्वारा इम्तियाजी की जा रही है।
निरंतर। अरे वो जमात उनको मिलने वाली है। अरे फिर ये लीजिए, आप लोग बोलने लगते हैं, फिर हमारी बातें नहीं सुनते। बात करने से क्या फायदा? ये बताने से क्या फायदा? हमारे बैठने से क्या फायदा? हमसे आपसे बात करने से क्या फायदा भाई? अरे मिश्रा जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हो। किसी कोर्ट चलिए, जमानत मिलने वाली थी, कत्ल हो गया, तो आपको भी राजनीति, आप लोग राजनीति करने वाले बैठे हैं, आप लोगों को भी राजनीति में करना चाहिए कि सीबीआई जांच हो, आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सारे गवाहों को पकड़ना चाहिए। पंकज तिवारी, ठीक, मेरा सवाल सबसे पहले ओंकार सिंह लखावत भारतीय जनता पार्टी के नेता वकील बने, फिर भाजपा के राज्यसभा के एमपी राम जेठमलानी वकील बने, फिर भाजपा के सबसे बड़े नेता महापराक्रमी सुब्रमण्यम स्वामी जी वकील बने। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बापू में मिली भगत है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा किसी राजनीति से इनका कोई लेना देना हो। हम लोग तो भक्त आदमी है, जनसेवा करने वाले हैं। अरे मैंने क्या सवाल पूछा, इसीलिए फिर आपको तो हमको बहस में बोल लेने नहीं, जो आपने पूछा, सवाल क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हो? मैंने पूछा तीन लोग लड़ने गए भैया, हमारे भाजपा से कोई लेन देन नहीं है हमारा, कोई मुझे राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तीनों किस पार्टी के थे, कहां थे, इससे कोई मतलब नहीं है। एक वकील के हैसियत से गए थे सब लड़ने, वो लड़ रहे हैं, बस इतना है। ठीक बात। रुद्र, वैसे अच्छे वकीलों में अभिषेक मनु का भी नाम आता है, अच्छे वकीलों में सलमान खुर्शीद हैं, अच्छे वकीलों में कपिल सिब्बल भी हैं, अच्छे वकीलों में चिदम्बरम भी हैं, बहुत सारे लोग बड़े अच्छे वकीलों में हैं। लेकिन वो खाते में फिट नहीं होते ना अमिताभ जी। कुछ वकील इसमें एक स्पेशल कैटेगरी से आ रहे हैं, एक ही पार्टी से आ रहे हैं, और जो भी वकील आता है, आप देखिए जैसे सुब्रमण्यम स्वामी का बयान देखिए कि आसाराम अगले महीने ही जेल से बाहर होंगे, 15 दिनों के अंदर ही जेल से बाहर होंगे। और फिर वो जब वकील फेल हो जाता है तो फिर एक नया वकील आता है। बड़ी बात आप ये देखिए कि जोधपुर में जब पत्रकारों ने आसाराम जी से सवाल किया कि गवाहों पे हमले हो रहे हैं, आपको क्या कहना है, तो उन्होंने एक बड़ा मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा दुनिया के सारे हमले मैं ही करवा रहा हूं। एक आसाराम जी, दूसरे आजम खान साहब जी। आजम खान ने कहा ये पैसा दाऊद का है। तो इन लोग का इतना डार्क ह्यूमर है कि यार ये समझ में नहीं आता कि ये सामाजिक व्यवस्था पे कटाक्ष कर रहे हैं कि सामने वाले आदमी को उसकी कमजोरी का एहसास दिला रहे हैं। तो एक ये थोड़ा सा पहलू है आसाराम जी केस में या व्यापम वाले केस में, जिसमें 2009 से लगातार मौतें हो रही हैं। ये असल में अमिताभ जी एक व्यवस्था पे चोट है। आदमी मर रहे हैं, अमेरिकी सेना अपने एक जवान क्या मौत का बदला लेने के लिए दूसरी सेना दूसरे देश की सीमा के अंदर चली जाती है, और यहाँ एक एक घोटाले में 45 लोग, 50 लोग, 9 लोग मर जाते हैं। जानों की कीमत नहीं है। सरकारों को इस ओर ध्यान देना ही पड़ेगा, न्यायालय को इस ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। तिवारी जी, ये मसला क्या है भाई? क्या पार्टी के वकीलों को विवादित लोगों की वकालत करने से थोड़ा परहेज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल अमिताभ जी, जो भी सामाजिक आदमी है, समाज के अंदर है, राजनीतिक है, समाज सेवी है, उसको ऐसे विवादों में, ऐसे विवादित केसों में वकालत नहीं करनी चाहिए। उसको उस समय थोड़ा अपना संज्ञान लेना चाहिए कि मैं भी पारिवारिक आदमी हूं, मैं भी समाज में रहता हूं। ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को जेल में ही रहना चाहिए। ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति की वकालत में वकालतनामा कतई नहीं लगाना चाहिए। लेकिन राम जेठमलानी जी वो अफजल गुरु का भी केस ले लेंगे, आसाराम का भी केस ले लेंगे। उन लोगों की नैतिकता तो मर चुकी है ऐसे लोगों की। अमिताभ जी की किसी का भी केस फीस उनको मिलनी चाहिए, उनको केवल फीस से मतलब है। वो जेठमलानी जी को आप देख लीजिए, किसी का केस हो, चाहे राष्ट्रद्रोही का हो, चाहे देशद्रोही का हो, तो इन लोगों की नैतिकता के विषय में अब हम क्या बताएं, मैं तो बहुत छोटा हूं। लेकिन निश्चित रूप से अदालत और जिस जिस प्रदेशों में सरकारें हैं, जहां जहां आसाराम बापू के केस चल रहे हैं, वहां की सरकारों को वहां के मुद्दे और गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था, और अदालत को जो छोटी छोटी चीजों का संज्ञान लेती है, इतनी बड़ी उसका आज 2, 2.5, 3 साल से सब चल रहा है, संज्ञान लेते हुए सारे गवाहों की गवाही तो तुरंत करा के और इस केस को जजमेंट पे लगा देना चाहिए। शिरीष जी, एक मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए। आसाराम बापू का बेटा नारायण साईं की जमानत हुई थी बीच में कुछ शर्तों के अधीन, वो जमानत बाद में कैंसिल हो गई क्या? जी हाँ। क्यों, जरा बताइए। देखिए, हम भक्त आदमी हैं, हम भक्त आदमी हैं। नहीं, तभी तो मैं आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अब ये बात मैं पंकज तिवारी से पूछूंगा, ये तो खिलाफ बोलेंगे आपके, मैं इसीलिए आपसे पंकज तिवारी से आप मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, ये तो चलता रहता है, सब चीज में है। अंधभक्त है, मैं तो भक्त आदमी हूँ, मैं भक्ति करता हूं। मंत्री जी कह रहे हैं अंधभक्त है, भक्त नहीं है। हाँ भाई, मंत्री जी कह सकते हैं ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, नारायण साईं की जमानत कैंसिल क्यों हुई? नहीं, आप जब कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बस। जी
जमानत पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं बता दूं इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि नारायण साईं ने जो तथ्य हाई कोर्ट के सामने रखे थे वो झूठे पाए गए, इसलिए वापस जेल भेज दिया गया। और आप कहते हो हम आध्यात्मिक व्यक्ति है, छल प्रपंच और झूठ का चक्रव्यूह रचना चाहते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे इस चीज को? अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो सब चल ही रहा है। अभी ये नहीं हुआ, आप अभी से कह देते हैं वो गुनाहगार है, वो कत्ल करते हैं, वो मर्डर हैं, जो कहते थे उस चीज को मान लिया जाए। अभी बरी हो गए क्या? बरी हो गए क्या? अभी कहां बरी हो गए? अभी तो नहीं कह रहे हैं पंडित जी। तो आप ये लीजिए पंडित जी, हम कह रहे हैं कि हम भक्त आदमी हैं, हम तो उनकी भक्ति करेंगे। मुझे कुछ मिला है, मैंने देखा है भगवान की तरह है, तो मैं उसको कैसे कह सकता हूं? आप भी भगवान के दरवाजे जाएंगे, आपको भी मिलेगा कोई चीज उसके बाद, तो आप भी हमसे कहोगे कि नहीं भगवान हनुमान जी के मंदिर गए थे, बड़ा अच्छा हुआ, मैंने हाथ जोड़ा, आज मेरा ये हो गया। भैया मानेगा कि नहीं मानेगा? मैं गलत सही की समीक्षा जब भी करूंगा, कोई भगवान हो जाए तो भी नहीं, ठीक बात। नहीं, आप मंदिर जाएंगे तो उनकी भी समीक्षा करेंगे। आप भक्त नहीं है, आप भक्त नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, भक्त वाली बात अच्छी है आपकी। प्रणाम। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी यादव जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही रही है जिसके चलते हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए? क्योंकि अगर कृपाल सिंह की बात करें, उनकी तरफ से भी पहले ये शिकायत रही थी और उन्होंने जाहिर तौर पर पुलिस को बताया भी होगा कि बार बार उनको धमकियां मिल रही है, फोन पर धमकी मिल रही है। अखिल गुप्ता की तरफ से भी यही शिकायत रही थी मौत से पहले कि उनको धमकियां मिल रही हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की ये चूक भी हमलावरों के मंसूबों को कामयाब करने के पीछे एक बड़ी वजह रही। एसपी यादव जी, देखिए ऐसा है, राम कृपाल सिंह जी की पत्नी, उनके पिता ने भी, उनसे भी आप ही लोगों ने चैनल के दिखाया गया है कि उन्होंने बताया कि हमसे नहीं बताया। राम कृपाल सिंह ने कभी कोई आशंका नहीं व्यक्त की और पुलिस को भी कभी नहीं बताया। तो अगर बताया जाता, अगर राम कृपाल सिंह द्वारा अगर कहीं आशंका व्यक्त की जाती या कहीं, तो फिर जरूर जो है पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराया जाता। और ये लोग इतने सातिर है आसाराम बाबू के चेले। देखिए सूरत में 2-3 घटना कर चुके, मतलब ये पूरे केवल नॉट ओनली यूपी, मध्य प्रदेश में हमला हुआ और जो है सूरत में भी, गुजरात में भी हुआ। तो इस तरीके से इनका एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के द्वारा जो है, लेकिन यादव जी कहीं ना कहीं प्रशासन तो कटघरे में आता है ना। अब ये मीडिया के सामने खुद कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, तो जेल में कैसे? एसपी यादव जी अब ये खुद कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, और अगर तब भी इनको सुरक्षा नहीं दी जाती, तब भी इनकी बात पर यकीन नहीं किया जाता, तो कटघरे में तो आप ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि कहीं कहीं राजनीतिक संरक्षण तो नहीं मिल रहा है इन हमलावरों को। नहीं, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। और पीड़िता, जहां तक सवाल है, आशंका जो अगर जरा सा भी बताया जाता तो पुख्ता मुहैया कराया जाता सुरक्षा की, और उसको पीड़िता के परिवार को, पीड़िता को पूरा सुरक्षा मुहैया और भी करा दिया गया है, और ऐसी घटनाएं नहीं होने दिया जाएगा। और जहां तक अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, तो अगर भगवान है जेल में कैसे हैं? अब तक तो उनको सारे जजवत की कलम जो है ऐसा कर देते अपने प्रताप से कि जो है सब वो उनको जमानत दे देते, जेल ही नहीं जाते। तो इनके अंधविश्वास है, और इनको मैं कहूंगा कि जो है वो उस जो बेटी है जिसके ऊपर तमाम बेटियां जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, यौनाचार किया गया है, ऐसे जो है संत के जो चोला पहनकर, और पिता पुत्र, ये कोई श्री श्री रविशंकर जी देख लीजिए, उनसे सीखना चाहिए। पिता पुत्र जो है जिस तरीके से रासलीला लगाते थे, वो बहुत ही वाकई में कैसे लोग बर्दाश्त, इनके जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं जी, वो उनको तो शर्म आनी चाहिए जी। शिरीष मिश्रा जी, आप लगातार संत कहने में शर्म आनी चाहिए जी। शिरीष मिश्रा जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि जो गवाहों पर हमले हो रहे हैं वो आपके विरोधियों का काम है। कौन है आपके विरोधी जो लगातार इस तरह से हमले करवा रहे हैं और आपको और आसाराम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है कि जब भी हमारे बाबू आसाराम जी की जब भी उस दिन अभी लेडी जब बदली है अपने गवाह से, तो ये लगा कि उसका नाम क्या है, जमानत के लिए थोड़ा रास्ता खुलेगा कि भाई एक गवाह पलटा है, दबाव में था किसी के, वो दबाव पलटा है, उसी दूसरे दिन ये कांड हो जाता है।
तो इसको क्या कहेंगे? नहीं, सवाल नहीं है, सवाल ये पूछा कौन है, कौन? हाँ, कि कौन है? हाँ। मैं ये बता रहा हूँ भाई, जो राजनीति करने वाले वो पीछे है, मैं थोड़ी पीछे हूँ, मैं तो भक्त आदमी, मैं तो कहूंगा ही, मुझे नहीं मालूम ये चीज कि कौन पीछे है, आसाराम, ये तो आप जानेंगे। आसाराम अपनी दवा बेच रहे हैं, ये तो आप जानेंगे। नहीं यानी भाई पंडित मिश्रा जी, आसाराम अपनी दवा बेच रहे हैं, अपना वो तो रामदेव भी बेच रहे हैं, वो तो रामदेव भी दवा बेच रहे हैं। बात सुनेंगे कि नहीं? आसाराम कोई राजनीतिक पार्टी तो चला नहीं रहे थे, आसाराम की दुश्मनी क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों है वो दुश्मनी, ये समझना चाह रहा हूं, मुझे समझाओ भाई। इतनी आसाराम गिरोह चलाते हैं थे क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में? इनकी दुश्मनी क्यों हुई? संत की काहे की दुश्मनी भाई? अगर ये संत है, दुश्मनी होती है प्रॉपर्टी डीलर की, दुश्मनी होती है शराब रखने वाले की, दुश्मनी होती है दारू के ठेकेदार की, दुश्मनी होती है पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की, गैंगस्टर्स की। इनको क्या को बवाल है भाई? शिरीष मिश्रा जी, हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। साधु की क्या की दुश्मनी? और अगर दुश्मनी है तो साधु नहीं है, फिर तो बवाली है। हर आदमी चाहता है कि ये नीचे आए, फिर बवाली है, बवाली है। ना, ये नहीं, बाबा का अस्तित्व तो ही खत्म हो जाए, ये आदमी चाहता है। अरे इस देश में 10,000 बाबा घूम है भाई, एक और बना रहे तो कौन से बाबा है भाई? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा सब बाबा हैं, फिर हाई प्रोफाइल बाबा बहुत कम है भाई। रामदेव को ऊपर लाठियां क्यों चली? शिरीष मिश्रा, रामदेव को रामदेव बाबा के ऊपर लाठियां क्यों चली? शिरीष मिश्रा, इस देश में 150 हाई प्रोफाइल बाबा है, 150। अरे रामदेव नहीं है? अरे मैं क्या रामदेव बाबा नहीं है? श्यामदेव, मुरारीदेव, कृष्णदेव सब मिला के 150 है। आप उनके ऊपर लाठियां नहीं चली? उनका दुश्मन कौन था? ये मत समझाइए। दुश्मन कौन था? अरे आप, उनका दुश्मन कौन था? रामदेव जी का, जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई रामलीला मैदान में, वो सलवार कुर्ता पहन के भागे। अरे वो नंगे भागते, उससे हमें फर्क नहीं, लेकिन मेरी बात सुनोगे? तब बता रहा हूं, उनकी बात नहीं। अरे सुनो ना, तर्क सुनो। रामदेव क्यों का दुश्मन कौन था मैं बताता हूं। रामदेव दवा बेचते बेचते, कपाल भाती करते करते पॉलिटिकल भाषा बोलने लगे। गांधी परिवार को हटाओ, सोनिया देश बेच रही है, और उसको हटा के भाजपा को लाओ। जब बाबा ने सीधी पॉलिटिकल लाइन ली तो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता पैदा हुई। अब जब तक बाबा नाक से एक नाक बंद करके दूसरी नाक खोल रहे थे और चूरन बेच रहे थे, बाबा से किसी को क्या मतलब? 1000 लोग चूरन बेच रहे हैं, डाबर वाले से किसी की दुश्मनी है क्या? नहीं। च्यवनप्राश वो भी बना रहा है, हिमालय भी बना रहा है, ऊंझा भी बना रहा है, बैद्यनाथ भी, सब बेचो। इसी आसाराम की क्या दुश्मनी भाई? ये भी डांस कर रहे हैं अपने मंच पर, नाचो। तमाम बाबा नाच रहे हैं इस देश में। रुद्र, कोई अपने को संत भी कहे और कहे मेरी दुश्मनी भी है, ये दोनों बातें तो विरोधाभासी हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से विरोधाभासी है। अभी हालिया रामकथा कहने वाले बहुत बड़े संत हैं प्रेम भूषण जी महाराज, उन्होंने एक वार्तालाप में मुझसे बोला था कि जिस व्यक्ति के ऊपर लेकिन और किंतु लग जाए वो कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान हमेशा निर्दोष होते हैं, सदोष रहने वाला व्यक्ति भगवान नहीं। बहुत अच्छी। मैं सिर्फ आपकी एक तथ्य को आधार मानता हूं, जिसको आपने आज बोला कि नारायण साईं की जमानत खारिज हो गई क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। क्या अभी भी मिश्रा जी ये मानेंगे कि उनके भगवान झूठे हैं, उनके भगवान के पुत्र झूठे हैं? क्या वो मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो कहता है, या तो सर्वोच्च न्यायालय गलत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय गलत है, या फिर नारायण साईं गलत है। एक तो चुनना पड़ेगा ना उनको इस मौके पे। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा बाबा की दुश्मनी क्यों हो गई। बाबा तो पुरुषों से व्यवहार बहुत कम करते थे, वो अपने भाषण में भी केवल महिलाओं पे फूल फेंकते थे, तो उनकी दुश्मनी काहे को होगी भाई? ये मैं नहीं समझना पा रहा हूं। तिवारी जी, बाबा तो पुरुषों को देखते ही नहीं थे, महिलाओं पे फूल फेंकते थे, तो उनकी दुश्मनी कैसे हो गई पंकज तिवारी? निश्चित रूप से उनकी दुश्मनी केवल इसीलिए कि वो महिलाओं पे, वो महिला प्रेमी थे, वो संत तो थे ही नहीं अमिताभ जी। अब कहना नहीं चाहिए चैनल पे उनके चरित्र को क्या मैं बोलूं, और उनकी दुश्मनी केवल महिलाओं के महिला प्रेम की वजह के, और जो महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण रहा, जो महिलाओं के प्रति उनकी सोच रही, उसका ये कारण है कि वो जेल में है और वो छूटने नहीं जा रहे हैं। मिश्रा जी को मैं बता देना चाहता हूं कि वो छूटने नहीं जा रहे हैं, वो इतने बुरे कर्म कर चुके हैं। संत के ऊपर जिस बलात्कार का मुकदमा कायम हो जाए पंकज जी, और पिता पुत्र को हरा दूंगा। नहीं मिश्रा जी नाम लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित मिश्रा जी, मिश्रा जी, मैं आपके पास आएंगे।
मैं हारूंगा मैं जीतूंगा वो एक अलग की चीज है। आसाराम बापू ने किसी को हरा देंगे ना तो जिता देंगे। नहीं, आसाराम के हारने जीतने से कुछ हो रहा है? सारे बाबा मिलके किसी को जिता नहीं सकते, सारे बाबा मिलके हरा नहीं सकते। ये भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। अपनी घंटी बजाओ, उतने बहुत है। मंत्री जी एक बात बताइए, मुझे याद आ गई, मैंने कहा आप ही से पूछूं, आप ही सबसे सीनियर पॉलिटिकल आदमी हो यहाँ बहस में। जब मेरे ख्याल से ये रुद्र कब आया था लोकसभा का परिणाम चुनाव का? 16 मई। जी 16 मई को। 16 मई 15 मई को शायद ट्रायल पर बाहर गए आसाराम। तो पत्रकारों ने, हमारे चैनल का भी रिपोर्टर था, पत्रकारों ने कहा भाई बाबा क्या उम्मीद है कल परिणाम आएगा? तो और आप जेल में हो इस टाइम में पूछा तो बाबा ने कहा ऐसे चुटकी बजाई, 2 दिन रुको, 2 दिन सब बदल जाएगा, मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। ये बात समझ नहीं आई। देश के अच्छे दिन आए, समझ में आए, अमिताभ अग्निहोत्री के इंडिविजुअल अच्छे दिन आ जाएंगे कैसे भाई? और मेरे आ भी जाए, मैं कानून का पालन करने वाला आदमी हूं, बाबा तो बाबा है। ये बात कुछ समझ नहीं आई, इसके पीछे कुछ खेल है क्या? बाबा ने सोचा मेरा यादव जी प्रधानमंत्री बनने वाला है। देखिए ऐसा है, अगर देखा जाए आसाराम बापू जी का जो इतिहास है, जहां से ये मतलब आगे बढ़े हैं, इनका शुरुआत में गुजरात ही था। गुजरात में ही इन्होंने अपना तंत्र घंट फैलाया और वहीं से इन्होंने अपना जो है आश्रम वगैरह बनाकर वहीं से क्रियाकलाप शुरू किया। तो कहीं ना कहीं गुजरात सरकार का इनको समर्थन प्राप्त था और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का भी अटैचमेंट है इनसे, जो देखा गया है। जैसे राम जेठमलानी जी हों, चाहे वो जो एडवोकेट हैं, या जो है अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, तो ये सब भाजपा से रिलेटेड हैं। तो लेकिन अब चूंकि इतना बदनामी हो चुकी, चूंकि इतना पूरे हिंदुस्तान में तमाम जगह से तमाम महिलाओं ने, बच्चियों, लड़कियों ने मतलब इनके ऊपर, बाबा आसाराम जी के ऊपर और जो है नारायण स्वामी के ऊपर उंगली उठाया और पूरा प्रूफ दिया, इसलिए लोग डर गए। इसलिए भाजपा खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनका। और जो है इसीलिए आसाराम जी का जो है सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा की तरफ है और भाजपा का भी सॉफ्ट कॉर्नर है आसाराम की तरफ। एक बात मुझे रुद्र, अगर हम ये मान भी लें कि वकालत करने वाले लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, मान लीजिए मैं एक क्षण के लिए मान भी ले, क्योंकि वो एक प्रोफेशन है, राइट? जैसे लोग कह सकते हैं डॉक्टर है तो हर का इलाज करेगा, राइट? फिर भी 2-3 उदाहरण सामने है। आसाराम जब गिरफ्तार हुए बलात्कार के मुकदमे आरोप में, पास्को भी लगा इनके ऊपर, तमाम जघन्यतम धाराएं जितनी उपलब्ध थी भारत में वो सब इनके ऊपर लगाई गई। तो उमा श्री भारती का बड़ा भावुक बयान आया, बस उनकी आंख से आंसू नहीं आया, बाकी सब हो गया बापू के प्रेम में। एक दूसरा, सिंघल जी मिलने गए जोधपुर कोर्ट। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर भी इशारा करती हैं, उसको भी कटघरे में खड़ा करती हैं क्या? मुझे लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही ओर इशारा करती है। आपने उमा भारती जी का जिक्र कर दिया, मैं उसका जिक्र करने वाला था कि वो आसाराम बापू मेरे पिता तुल्य हैं, वो कभी भी ऐसा कर नहीं सकते। हालांकि उमा भारती जी तो यू टर्न लेती रहती हैं अपने बयानों पर, जब मोदी जी से पलट गई तो आसाराम बापू जी तो अभी पूछ लीजिए तो पलट ही जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए, एक भाजपा की एक श्रृंखला है। हालांकि बीच में गुजराती पेपरों ने छापा था कि नरेंद्र मोदी और आसाराम बापू की कहीं कुछ पटरी नहीं खा रही है, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ चीजें हुई और चीजें पटरी पे आ गई, राइट ट्रैक हो गई। आपने बिल्कुल सही बोला, चुनाव के 1 दिन या 2 दिन पहले ही आसाराम जी ने कहा अच्छे दिन सबके आने वाले हैं और शायद मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे, और शायद वही उनका बोलना था कि वो उल्टा पड़ गया। राजनीति में काफी चीजें प्रतीक से होती हैं, आसाराम जी वो प्रतीक नहीं पकड़ पाते। मैंने कई दफे देखा है, उन्होंने जैसे भक्तों के सामने एक बार ओम ओम का जयकारा लगाना शुरू किया था और सारे भक्त एकदम मुट्ठी हाथ के खड़े हो गए थे। तो आसाराम जी काफी जगहों पे समझ नहीं पाते हैं कि उनको वो गुस्सा नहीं जाहिर करना चाहिए सार्वजनिक मंचों पे, क्योंकि आप कितने भी ताकतवर हो जाएं, आप राजनीतिक व्यक्तित्व से जो जिसके हाथ में सत्ता है, आप उससे कभी भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। और कहीं पे आसाराम जी से कुछ ना कुछ वो गलती हुई है, और साथ में उनकी चारित्रिक भूलें तो है ही है, चारित्रिक भूलें और रणनीतिक भूलें दोनों ऐसी भूलें रही हैं कि वो अभी भी जेल की शिक्षों के पीछे हैं और लग रहा है काफी दिनों तक पीछे रहेंगे भी। मिश्रा जी,
कोई सूरत दिख रही है बादल छटने की? देखिए बादल तो तभी से घिरे हुए हैं ना, हम तो बादलों के अंदर ही हैं। छटने की बादल तो यूपीए सरकार से शुरू। पंकज जी हाँ, मैं पंकज जी से कह रहा हूं कि उसी समय ताना बुना बुना गया था जब कहा गया था, आसाराम जी ने का बाबू ने कहा था कि माँ बेटे को मैं हराऊंगा। लेकिन अब तो ये लोग नहीं आपके जो बाबा जी के ऊपर, आसाराम बाबू के ऊपर तुरंत मंडराने लगे सारी चीजें, और आज उसी का भुगतान है। शिरीष मिश्रा, मैं बहस बहुत कम समय बचा है, फोकस सवाल फोकस जवाब। बाबाओं का काम जितने मैं अपनी छोटी बुद्धि से समझ पाया, पूजा पाठ, सदमार्ग दिखाना, और अगर चूरन चटनी बना रहे हैं तो उसको बेचो, बस, तीसरा कोई काम नहीं। ये माँ बेटी को हराएंगे, ये काम मोदी के लिए का करने का है कि इनका है बाबाओं का? बाबा बोले क्यों? नहीं, मैं आपकी बाबा देना भाई, बाबा कौन है? जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे। ये बाबा को, इसका मतलब बवाली बाबा था? बाबा को क्या जरूरत? बाबा राजनेता है? नहीं, फिर क्यों बोले बाबा कोई भाजपा के कार्यकर्ता? रामदेव बाबा भी बवाली थे। हाँ, वो भी बाबा भी बवाली थे। अरे बवाली नहीं होते बाबा तो सलवार पहन के क्यों भागना पड़ता? फिर उसी में अपने वस्त्र में ही नहीं रहते? आखिर कुर्ता सलवार क्यों पहनना पड़ा? आपने लीक बदली और डंडा खाए। बाबाओं को ये बोलिए बात, मोदी बोले, राहुल गांधी बोले, जमती है, मुलायम सिंह जी बोले, मायावती जी बोले, समझ में आता है। अनुलोम विलोम कराने वाले क्यों बोले भाई? और आसाराम के पास तो सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं, आप हमसे बहुत बड़े, बहुत सीनियर हैं, जितना आप जानेंगे उतना मैं कम जानूंगा मिश्रा जी। मगर हमारा, मैं बता रहा हूं कि ठीक है, बाबा जी ने यही गलती की, बाबा जी ने सबसे बड़ी गलती यही की। ये ना बोले हो तो आज बाबा भी बाहर होते, तो बाबा क्या चुनाव लड़ना चाहते थे? अरे भाई, गौमूत्र बेच रहे थे, उसमें कम प्रॉफिट था क्या? उनको क्या लेना देना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, नरेंद्र मोदी की, मायावती की, मुलायम सिंह जी, उनसे क्या मतलब? इस बात से मैं सहमत हूं, आपके बिल्कुल सहमत हूं, मगर यही कह के तो हमारे बादल गिर गए। लेकिन चल रहा था ना, तो बाबा अंदर है। नहीं, अरे भाई, आप लक्ष्मण रेखा लांघोगे, लक्ष्मण रेखा लांघोगे तो रपट पड़ोगे। शिरीष मिश्रा, लेकिन अब तो कांग्रेस भी नहीं है केंद्र में, कोर्ट में भी कांग्रेस नहीं बैठती। अगर इतने ही आसाराम पाक साफ है, नारायण साईं पाक साफ है, तो जेल के बाहर उन्हें होना चाहिए। वहां तो कांग्रेस का कोई खेल नहीं है। कांग्रेस ने चलिए मान लिया आपकी बात, 2-4 मुकदमे लगवाए और जेल भेज दिया, लेकिन बाकी सारा मसला तो कोर्ट में चल रहा है। तो वहीं से 2 मुकदमों के बाद ही तो फेलिस बनती है ना। फिर हर आदमी उठ के चलाता है, बाबा ने मेरे साथ ये किया, फिर तीसरा चलाता, चौथा बाबा ने मेरे साथ ये किया, एक एक FIR दर्ज होती जाती लाइन से, फिर कोई नहीं रुकता। एक आदमी के ऊपर कलंक एक बार लगता है तो सारे लोग जुट जाते हैं कलंक लगाने के लिए। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, संक्षेप में लिया जाए, आसाराम लाल बत्ती लगा के घूमते थे, कैसे भगवान है? आपके भगवान है, कैसे भगवान है? मंत्री जी क्या? हाँ, बोलिए 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 यादव जी, बोलिए, मैं जवाब दूंगा, बोलिए बोलिए। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने ऐसे कैसे भगवान है, जो आ रहा है अरे लीजिए लपड़ के जा रहा है। जी, आपके कैसे भगवान है? नहीं कि जेल में जो है नहीं निकल पा रहे हैं। आप यादव जी, आप हमारे बड़े हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, आज बाबा जी यहाँ पे होते, कोई कार्यक्रम ना होता, यहाँ उनका कार्यक्रम होता तो आप भी पहुंचते जी, आप भी आशीर्वाद लेने पहुंचते। आज ऐसी बात हो गई तो आज आप भी बाबा जी को कहोगे, ठीक है, कल बाबा जी वहां से, ठीक है, आपकी बात आ गई, इज्जत बड़ी, ठीक है, आपकी बात आ गई, संपादित। मैं किसी बात का आशीर्वाद नहीं लेने जाता। ठीक है यादव जी, ठीक है, जनता से आशीर्वाद लेता हूं। मिश्रा जी हो गई बात, मैं मान नहीं सकता। आ गई बात, आ गई। 2-3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये विषय में क्यों लाया? बाबा पर तो मैं बहुत बार बात कर चुका, अपने यहां भी, उत्तर प्रदेश चैनल पर भी और राजस्थान चैनल पर भी। आसाराम ने भारत की धवल सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके भक्त कुछ भी कहे, भक्तों को भक्त बनता ही आदमी तब है जब तर्क के कपाट बंद कर देता है, तभी तो भक्त बनता है। और अंधभक्त तब बनता है जब विक्षिप्तता की स्थिति में आ जाए तो अंधभक्त हो जाता है। जब तक थोड़े सेंसेस काम करते तब तक भक्त, और वो सेंसेस भी काम करना बंद कर दे तो अंधभक्त हो जाता है। और अंधभक्त से एक सीढ़ी आगे होता है तो विक्षिप्त हो जाता है पूर्णता। वो कोई समस्या नहीं। 2-3-4 बातें बहुत खटखट कहूंगा, मिश्रा जी सुन लो, आगे बहस में काम आएगी, किसी दूसरी टीवी में जाओगे तो बोलने में आपको अच्छा लगेगा। आसाराम बापू
ने अपने बचाव में कहा कि मैं तो 70 साल का बुढ़ा, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? वैज्ञानिक पद्धति से उनका शारीरिक परीक्षण हुआ। उस शारीरिक परीक्षण की जो रिपोर्ट अदालत में रखी गई, उस रिपोर्ट में मालूम है क्या लिखा गया है? उस रिपोर्ट में ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस के डॉक्टर्स की टीम ने लिखा कि बापू पता नहीं ये कौन सी दवा खाते हैं, ये असरफी घोल के पी जाते हैं गर्म पानी में, ये कौन सा स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, माणिक भस्म खा रहे हैं, कौन सा च्यवनप्राश। इनकी शारीरिक अवस्था 24 साल के लड़के जैसी है, 25 साल की। छल छद्म करते हैं आप। अपनी मां का झूठा ऑपरेशन बता के बेटा बाहर आ गया, हाईकोर्ट को पता लगा, फिर अंदर भेज दिया। ये संतत्व का काम है। और एक बात कहूंगा, हां, संतों पर भी दमन हुआ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी करपात्री जी महाराज, संसद घेरी थी। यादव जी को याद होगा शायद, बाकी लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, यादव जी को कुछ कुछ याद भी होगा। संसद घेरी थी, लाठी चली थी संतों पर, लेकिन बलात्कार और पास्को नहीं लगा था किसी पर। विदेशी फंडिंग के आरोप नहीं लगे थे। ये धतकर्म है। आपातकाल में भी बहुत सारे साधु संत जेल गए, लेकिन किसी के ऊपर व्यभिचार का आरोप नहीं लगा। हां, इतनी बात मैं फिर भी कहूंगा, रामदेव के ऊपर व्यावसायिक छल छद्म के आरोप तो लगे, लेकिन वो आरोप नहीं लगा उतना घृणित जितना आसाराम पर लगा। आसाराम तो एक बार बोले, रामदेव ने तो हर मंच से यही बोला, मां बेटे के खिलाफ। रामदेव के खिलाफ तो पास्को नहीं लगा। देश भर की महिलाएं नहीं आई कि हमारे साथ भी दुष्कर्म किया, जैसे आसाराम के खिलाफ बाढ़ आ गई। खैर, मैं ये विषय क्यों लाया था? मेरे लिए और देश के लिए आसाराम बहुत छोटे आदमी हैं। इस समाज के प्रवाह में हजारों लाखों आसाराम आएंगे जाएंगे, कोई इतना बड़ा समस्या नहीं। ये विषय इसलिए लाया कि हिंदुस्तान को अब सोचना चाहिए। दो बड़े उदाहरण सामने हैं मंत्री जी, एक व्यापम और एक आसाराम। क्या हिंदुस्तान में ताकतवर समूहों के आगे मुकदमा लड़ना मुश्किल हो जाएगा? ये आसाराम मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है, क्या हिंदुस्तान में ताकतवर लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता है? क्या ताकतवर समूहों के खिलाफ गवाही देने वाले जिंदा नहीं रहेंगे इस देश में? यह लानत है एसपी यादव जी पर, यह लानत है अमिताभ अग्निहोत्री पर, यह लानत है व्यवस्था पर, यह लानत है समाज और पूरी सभ्यता पर, प्रशासन पर, अदालतों पर, सब पर लानत है। जो व्यवस्था गवाहों को नहीं जिंदा रख सके, वो व्यवस्था 2 टके की। यादव जी, उस व्यवस्था को गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। जहां पहली गंगा मिल जाए, चाहे गढ़ में, चाहे बनारस में, चाहे प्रयाग में, वही विसर्जित करो। ऐसी व्यवस्था को ओढ़े कि बिछाए। जो इतने बड़े बड़े कांडों में गवाहों को सुरक्षित नहीं रख पाए और अपराधी मुस्कुराए हर गवाह की मृत्यु पर, और अभद्र टिप्पणी करें, राष्ट्रपति से जांच करा लो। हां, मैं मरवाता हूं सबको। व्यापम नाम ले ले जो व्यापम का, उसके मुंह से झाग निकले और मर जाए, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठ के देख रहे हैं। नहीं, क्या हो रहा है? ये संगठित स्तर पर पहली बार देख रहा हूं एसपी यादव जी, पहली बार। गांव में देखा मैंने, आपसी लड़ाई में एक आदमी इधर का गवाह मारा गया, कभी उधर का मारा गया। ये श्रृंखला हो गई, और इतने हाई प्रोफाइल केसेस की, जिनकी मॉनिटरिंग, ठीक कहा रुद्र प्रताप ने, जिनकी मॉनिटरिंग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत कर रही हो, वहां लोग मारे जाएं। नहीं, ये अदालतों की हैसियत पर सवाल है, ये प्रशासनिक मशीनरी की हैसियत पर सवाल है, उनकी निष्ठा और विश्वसनीयता पर सवाल है, ये पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल है, ये हम सब पर सवाल है। आसाराम जैसे छोटे मोटे लोग इस धरती पर 2, 4, 5, 10 साल के लिए बोझ बनते हैं, फिर एक प्रक्रिया होती है, खत्म हो जाते हैं। हजारों आसाराम आएंगे जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं मेरे लिए कि आसाराम का क्या होगा। आसाराम का भविष्य पर चर्चा करूं क्या मैं?
आसाराम भारत का भविष्य है क्या? अरे 1500 सिरफिरे लोगों को उनमें श्रद्धा है, रहने दीजिए, अदालत अपना काम करेगी। और मिश्रा जी के संज्ञान के लिए बता दूं, 7 बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रिजेक्ट की, 7 टाइम्स। और फिर भी पता नहीं ये कितने, कौन सा चक्की का आटा खाते हैं, बार बार उत्साहित हो जाते हैं, कितने ना अब की हो जाएगी। 7 बार रिजेक्ट हो गई। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आसाराम बापू को कल सजा होती हो, आज हो जाए, अभी कोई फर्क नहीं हिंदुस्तान के ऊपर, ना हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा इससे। लेकिन यादव जी, गवाह सुरक्षित रहने चाहिए, अन्यथा ताकतवर लोगों के खिलाफ आदमी गवाही नहीं देगा। और जब गवाही नहीं होगी तो वही रावण का राज होगा, वही कंस का राज होगा, फिर इसी लोकतंत्र में ही जान लीजिए। बड़ी चिंता यह है, आसाराम और 10 पेपर आउट कराने वाले लफंगे मेरे विषय नहीं है चिंता का। मैं बड़े कैनवास पर बहस लेके आया हूं। गवाह का सुरक्षित रहना न्याय प्रणाली के सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। न्याय प्रणाली उस दिन दम तोड़ देगी जिस दिन गवाह नहीं मिलेंगे। बिना गवाहों के मुकदमे नहीं होंगे, अपराधी स्वच्छंद घूमेगी। गुंडे छाती पर चढ़ के गोली मारेंगे यादव जी, और मुकदमा नहीं लिख पाएगा दरोगा, क्योंकि गवाह नहीं मिलेगा। इसलिए गवाह को बचाइए तो लोकतंत्र बचेगा, गवाह को बचाएंगे तो न्याय व्यवस्था बचेगी, गवाह को बचाएंगे तो जबर का दबंग कम होगा, जबर का आतंक कम होगा। इसलिए गवाह को बचाइए, वो व्यापम का हो और चाहे आसाराम जैसे लोगों का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के। शीश मिश्रा जी आपका, रुद्रप्रताप दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज तिवारी जी आपका, एसपी यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।